वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ इस सारस्वत परंपरा का निर्वहन जहाँ से होता है, जहाँ से राष्ट्र निर्माण, जहाँ से चरित्र निर्माण होता है, इस विद्या के मंदिर में हम सब बैठे हैं। आप सब यहाँ पर जो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं, आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, उस दिव्य चेतना को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। हमारे श्रद्धामयी प्रधानाचार्य जी और महनीय उत्तरदायित्व जो निर्वहन कर रही हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे संतोष जी, आदरणीय श्री खेतान जी, जो निरंतर इस सेवा के कार्य में लगे हैं। और आज हम बड़े सौभाग्य के भागी हैं कि ऋषि चेतना से युक्त जिन्होंने अभी आप परिचय आपने सुना उनका, जो प्रशासनिक सेवाओं में भी रह कर के एक आदर्श जीवनचर्या और हमारी ऋषि परंपरा को उन्होंने जिया है, और इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का महनीय उत्तरदायित्व परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इनको दिया है। भारत सरकार जो वास्तव में एक इस बोर्ड को बना करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ को, तब को उन्होंने एक जो सहयोग किया है, इसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? भारतीय ऋषि परंपरा जो हमारी शिक्षा, संस्कृति, संस्कारों को, एक व्यक्तित्व को गढ़ने में शिक्षा की और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आधार ही ठीक न होगा तो निर्माण कैसे होगा? आधार ऐसा हो जो संसार के झंझावात में, संसार के विकट संकट में, संसार के व्यवहार में कहीं वो पथभ्रष्ट ना हो, कहीं वो मति भ्रष्ट ना हो, ऐसी उच्च चेतना से, ऋषि चेतना से, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा जो पूर्ण सात्विक और पूर्ण वैज्ञानिक परंपरा थी, ऋषि रिसर्चर भवती। आज संसार में हमारी ऋषि परंपरा, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पूरी दुनिया में उसका परीक्षण लोग कर रहे हैं, उस पर जो है शोध कर रहे हैं, और इस बात को मान रहे हैं कि भारत की जो परंपरा, ऋषि परंपरा थी, वो बहुत ही उच्च भाव चेतना से युक्त थी। इसीलिए भारतीय परंपरा में जो भी यहाँ इस शिक्षा को आत्मसात करता है, वास्तव में वह देश और दुनिया का कल्याण करने वाला बनता है। भारतवर्ष सदा से ही ऋषियों का देश रहा है, और आज परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने उस बात को सिद्ध किया है कि जो प्राचीन परंपरा थी, उसको यदि हम जीवन में जीते हैं तो हम अपना ही नहीं वरन पूरी समष्टि का कल्याण कर सकते हैं। आज भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख करके, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके नेतृत्व को देख करके उन पर पीएचडी कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक छोटा सा जो गांव जहां जन्म लिया और कभी ऐसे बहुत बड़े विद्यालय में ना जाकर के उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा पढ़ी और उसको जिया, और आज 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक
जो उनके मार्गदर्शन पर योग आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये विद्या जो है वो विद्या केवल ये कोई समझ ले कि नहीं, जब ऋषियों की हम बात करते हैं तो कोई इसमें बहुत पाखंड या बहुत आडंबर या केवल पूजा पाठ की पद्धति, ऐसा लोग जो कहते हैं वो आज विवश ही इस बात को कहने के लिए कि वास्तव में हमारी जो परंपरा है वो अत्यंत ही प्रभावशाली और आत्म कल्याण से लेकर के विश्व कल्याण के लिए बड़ा ही प्रभावी है। मैं अधिक इसमें न बोलता हुआ हमारे ऋषि चेतना से युक्त, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा करते करते भी स्वाध्याय किया और रिटायरमेंट के जस्ट बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, क्योंकि लगभग 25-30 वर्षों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बुला करके माननीय हमारे सिंह साहब को इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जो कटिबद्धता आपने भी दिखाई, और चारों वेदों, उपनिषदों, 6 दर्शन और जितने भी ऋषि परंपरा से युक्त आयुर्वेद के ग्रंथ हो चाहे दर्शन के ग्रंथ हो, उनका 8-8, 10-10 घंटे उन्होंने स्वाध्याय किया। इसलिए इस भारतीय शिक्षा बोर्ड को वो बहुत ही शुचिता, पवित्रता और पूरे प्रामाणिकता के साथ निभा रहे हैं। हजारों जो प्रोफेसर्स, जो भारतवर्ष के बहुत ही विद्वान ऐसे प्रोफेसर्स की टीम से लेकर के बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको भी साथ में लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का यशस्वी कार्य जो बहुत ही पवित्रता से देख रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सिंह साहब जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और आज क्योंकि इस परिसर में हम बैठे हैं और हमारे बहुत ही श्रद्धेय और बहुत ही जिनका इस भाव से आदरणीय दुबे जी से हमारे आदरणीय संतोष जी से लेकर के ये एक बड़ा सुअवसर मिला है। आप सब प्रधानाचार्य और हमारी यहाँ भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा सभा, हमारे पतंजलि परिवार के सभी यहाँ मुंबई के अभिभावक बैठे हैं, तो पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश जी से लेकर के पोपट राव जी से लेकर के अभय जी से राजू जी, अर्जित वार जी और आरपी सिंह सभी। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि इस यदि हम अपने जीवन और जगत के लिए यदि वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसके लिए एक यशस्वी मार्ग प्रशस्त करने वाला और हजारों वर्ष जो आने वाले समय में भारत के भविष्य को ही नहीं अपितु विश्व के भविष्य को भी सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, जिसका आप सब मिलकर के, आप सबके जो है भाव, आप सबका साथ, आप सबका जो मार्गदर्शन या आप सबके सुझाव इसमें 4 चांद लगाएंगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा भी है। तो ये जो विद्या है वास्तव में विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जिससे हमको मुक्ति मिलती है। मुक्ति संकीर्ण विचारों से, संकीर्ण व्यवहार से, संकीर्ण हमारे संपूर्ण जो क्रियाकलाप उनसे हम जब उच्च भाव चेतना से युक्त होते हैं तो वास्तव में हमारे ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान से इस जहान का भी कल्याण होता है। तो ऐसी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो भारतीय परंपरा को, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का ये महान पुरुषार्थ किया है, हम भी इस परिवर्तन में, इस युग परिवर्तन में अपने बच्चों के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी महती भूमिका निभाएं, अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इस शिक्षा नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि IAS सेवानिवृत्त व वर्तमान में भारतीय शिक्षा परिषद के कार्यवाहक प्रमुख डॉक्टर NP सिंह जी को। सबसे पहले माँ शारदा के इस पवित्र मंदिर को हृदय के अभ्यंतर से नमन। भारतीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित योग ऋषि पूज्य स्वामी जी को, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम।
यहाँ उपस्थित आदरणीय सुरेश जी, जिनको मैंने 1 वर्ष से हमारे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जो मुंबई प्रभारी हैं सुरेश यादव जी, उनके विषय में समय समय पर मुझे बताते रहे, उन आधारों पर और आज बहुत ही सूक्ष्म मुलाकात में मैं कह सकता हूं कि वो एक दिव्य आत्मा है, इसलिए उनको भी बहुत ही प्रणाम। जो निदेशक हैं इन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की, हेड ऑफ द स्कूल हैं डॉक्टर कविता जी, उन दीदी को भी बहुत प्रणाम, और भाई पुरुषोत्तम खेतान जी को भी प्रणाम, और सबसे अधिक जो दूर दूर से चल करके आए हमारे माँ सरस्वती के जो साधक आचार्य गण हैं, प्रधानाचार्य गण हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे पतंजलि योग समिति के जो जुड़े हुए लोग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस अभियान में पूर्णतः अपनी ऊर्जा को सन्निहित किए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन। मैं मुख्यतः बहुत ही एक डायडेक्टिक यूनिलैटरल लेक्चरिंग के में विश्वास नहीं करूंगा आज, क्योंकि मैं तो मूलतः यहाँ पर संवाद के संदर्भ में आया हूँ। तो यह वार्ता एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, बहुपक्षी होगी, क्योंकि मैं अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड का परिचय आपको दूंगा, उसकी वैधानिक स्थिति के विषय में आपसे सहभागिता करूंगा वैचारिक रूप से, और एक बहुत बड़ा सवाल जो भी हमारे परम पूज्य स्वामी परमार जी, जो पूज्य स्वामी रामदेव जी के एक समर्थ प्रतिरूप हैं और पतंजलि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो भी कहा ना कि भारतीय संस्कृति की आत्मा से भारत बोध के साथ भारत के शिशु का शिल्पन होना चाहिए। नर्चरिंग एंड आर्किटेक्ट ऑफ द चाइल्ड शुड बी एज पर द भारतीय संस्कृति। इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे, कि बहुत सारे लोग, मैं जब भी बौद्धिक समुदाय में जाता हूं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अनेक प्रश्न उभरते हैं, और प्रश्न उभरना स्वाभाविक भी है, और प्रश्न उठना मनुष्य होने का एक प्रमाण भी है। अगर मनुष्य के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है किसी भी सूचना के प्रति, उसके विश्लेषण करने के लिए, उसके संश्लेषण करने के लिए, उसके निरीक्षण करने के लिए, उसके परीक्षण करने के लिए, उसके निष्कर्षण के लिए अगर कोई भाव चेतना विकसित नहीं होती है तो हम एक जागरूक व्यक्तित्व नहीं हो सकते। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है और उठना भी चाहिए। जब प्रश्न उठते हैं तभी पारस्परिक सामूहिक विचार विमर्श से उसके समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि किसी भी सामाजिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक या ब्रह्मांडीय समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता। समूह ही तय करता है, कलेक्टिव विजडम ही मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हम आपसे भी उस पर राय चाहेंगे। और प्रारंभ में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं उसकी सूक्ष्म वैधानिकता के विषय में कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया है और पतंजलि योग पीठ को एक विधिमान्य प्रक्रिया के तहत स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया है। पतंजलि योग पीठ की ओर से पूज्य स्वामी रामदेव जी लगभग 2 दशकों से ये मांग करते रहे, संकल्प पत्र प्रस्तुत करते रहे सरकारों के समक्ष कि भारत की शिक्षा अगर भारतीय मूल्यबोधों के साथ नहीं होगी तो हम इस अपने देश में ही एक अजनबी व्यक्तित्व हो जाएंगे।
हम इस देश की मिट्टी से, इस देश के पंच महाभूतों से जिस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी पूरी सांस्कृतिक यात्रा का भी बोध होना चाहिए। अगर हम, इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर होल कल्चरल जर्नी, इफ वी आर नॉट रूटेड इन आवर ओन thought processes, different belief systems, core essence of our Bharatiya philosophies, so we will be totally deprived of whole treasure of ancient wisdom. हम उससे पूरे अछूते हो जाएंगे। और वो जरूरी क्या है उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस मांग के आधार पर भारत सरकार ने बहुत ही कृपापूर्वक बहुत विचार विमर्श हुआ और बहुत सारे सवाल उठे उस पर कि बोर्ड तो सीबीएसई भी है, बोर्ड तो आईसीएसई भी है, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड पहले से हैं, मदरसा बोर्ड भी है और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बेस्ड बोर्ड भी हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड बोर्ड भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ itself has notified CBSE as one of the branch of the government organ, so why the government of India needs a separate board? It was widely discussed amongst the legal fraternities and the intellectual personalities. बहुत विमर्श का बिंदु था। सारे चीजों के बाद अंत में अनुभव हुआ कि नहीं, एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता है जिसको हम पहले प्रारंभ में प्रयोग के तौर पर इसको हम देश में लागू करें और धीरे धीरे जब इसकी प्रामाणिकता स्थापित होगी तो इसकी जो मूल चेतना है उस चेतना से हो सकता है एक व्यापक स्तर पर भारत के अभिभावकों के मन में, माताओं के मन में अपने बच्चे के शिल्प के विषय में, नर्चरिंग के विषय में एक भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का बोध पैदा हो और उन्हें यह महसूस हो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई सुपरस्टिशियस हो रहे हैं, कंजर्वेटिव हो रहे हैं या अगेंस्ट प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है या हम अगेंस्ट डायनेमिक इवोल्यूशन है। किसी हम गत्यात्मक जो उद्भवकारी प्रवृत्ति होती है समाज की उससे भिन्न नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये सब तो हमारे मूल नाभिकीय तत्व रहे हैं, ये कोर इसेंस रहा है हमारे पूरे कल्चरल थॉट प्रोसेस का। लेकिन हम उससे दूर हट गए और हमने उस पूरे थॉट प्रोसेस को ये समझ लिया है कि ये तो सिर्फ पूजा पाठ, पौरोहितत्व, पुरोहित का काम उतने तक सीमित है। और भारत की संस्कृति में जो एक व्यापक स्तर पर जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशंस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस जो दिखते हैं या जो बहुत सारी फॉल्टलाइंस हमें दिखती हैं जिनकी व्याख्या पाश्चात्य इतिहासकारों ने या पाश्चात्य लेखकों ने एक नैरेटिव के तहत गढ़ा। ऐसा नहीं है कि पूरी दूसरे और दुनिया में कहीं कोई क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रहे क्या? क्या पूरी दुनिया में कहीं किसी जगह पर कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं रहा है क्या? सामाजिक संस्करण नहीं रहा है क्या? क्या पूरी दुनिया में कभी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है क्या? लेकिन भारत को हीन भावना से ग्रसित करने के लिए पूरी की पूरी नैरेटिव गढ़ दी गई कि भारत जैसे बहुत ही एक प्रतिगामी रिग्रेसिव नेशन है, सोसाइटी, इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स नहीं है। ये जो भाव व्यक्त किया गया उसका पीछे कारण यही था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 1835 का एजुकेशन एक्ट, उसके पीछे मंशा थी। वो अपने राष्ट्र के प्रति भक्त थे। मैं उनकी आलोचना इसलिए नहीं करता हूं कि अगर मैं अपने राष्ट्र के बारे में सोचता हूं, कोई अन्य व्यक्ति अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहा था, तो उसका अपना डिजाइन हो सकता है और उसकी अपनी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन
उसकी डिजाइन के विक्टिम हम कब तक बने रहेंगे? वो जो डिजाइन बना के चला गया और जो हमारे समस्त ग्रंथों को पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बोलता है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, नाम आप सब लोग जानते हैं, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलता है तो कहता है कि लंदन की एक लाइब्रेरी के एक सेल्फ में भी भारत की समस्त ज्ञान परंपरा को अगर रख दिया जाए तो भी सेल्फ खाली रहेगा, ये वक्तव्य देता है। और वेदों को, हमारे उपनिषदों को कहता है कि ये गडरियों का गीत है, और वो कहता है कि ये प्रकृति से भयभीत भावुकतावश लिखी गई कुछ पंक्तियां हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी बोध नहीं है, मूल्यगत कोई भी बोध नहीं है। इट इज जस्ट इमोशनल आउटबर्स्ट विद द नेचर्स जनरेटेड बाय फियर, इवन नॉट जॉय, विजडम, उसकी बात नहीं करते हैं, वंडर्स की बात भी नहीं कहते हैं, कहते हैं फियर के कारण है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फियर टुवर्ड्स द नेचर, इस तरह की बात करता है। और दुर्भाग्य है कि 19वीं सदी के हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि आदत भी होती है सत्ता से जुड़ने की और सत्ता से लाभ पाने की, एक मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। और उस समय का युग धर्म भी कह रहा था, क्योंकि जो सिस्टम के गवर्नेंस में जो इलीट कॉन्सेप्ट था, उसके लिए जब तक वो सिस्टम से, एजुकेशन से नहीं पढ़ेगा, तब तक उसको एक सोशल हायरार्की में, पॉलिटिकल हायरार्की में, गवर्नेंस हायरार्की में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी इलीट लोग थे समाज के, उनके बच्चे तेजी से भागे उस व्यवस्था की ओर, और सारी अच्छी भावना रखते हुए भी राजा राममोहन राय जैसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति भी इस फिलॉसफी के अनुगामी हो गए, फॉलोअर हो गए। और महर्षि दयानंद ने बहुत ही बड़े स्वरों में उसी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बार बार कहा कि ये शिक्षा पद्धति अगर इसी तरह निरंतरता में रही तो हमारे भारत का समूचा सांस्कृतिक वैचारिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जिस देश के युवाओं को ये लगने लगेगा कि हमारी भारत की संस्कृति में, हमारे भारत के मूल्यबोध में, हमारे भारत की ऐतिहासिक यात्रा में, हमारी वैचारिक यात्रा में कुछ भी ग्राह्य नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो बिल्कुल ही आत्मविश्वास खो चुके एक अस्तित्वविहीन एक अस्थिपंजर ही रहेंगे, और नौकर बनने के अलावा उनके मन में और कोई भी स्वाभिमान जागृत नहीं हो सकता। और ये हुआ भी, इसका परिणाम भी आज भी उसकी छाया दिखती है। हम सभी लोग अभी भी उसी को महिमा मंडित करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर पूछिए, अगर आप अपर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो कहेंगे कि 80 लाख के पैकेज में है। आपका दामाद शादी कर रहे हैं, क्या कर रहा है, तो कहेंगे 1 करोड़ के पैकेज में है। तो दे हैव रिड्यूस्ड टू द इकोनॉमिक पैकेज, नाउ दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। कोई पूछता है मुंबई में क्या कर रहे हो, हम वाराणसी के रहने वाले हैं, किसी से पूछो भाई मुंबई में क्या कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं, बनारस का, काशी विश्वनाथ की नगरी का। तो वहां से बहुत सारे लोग आते हैं, पूछता क्या कर रहे हो, तो काम नहीं बताते, पहले बोलेंगे सर मैं तो 40 लाख के पैकेज में स्टार्ट किया हूं।